गुड इवनिंग क्लास। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थी, कितनी पीढ़ी अभी तक मौके पर हैं, ठीक है। तो उसका एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको एक चार्ट बना दिया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। और कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो फिर अब देख लेते हैं कि अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो लेकर मैं आ गया और वहाँ पर आपको बताया कि जनरेशन आपकी अभी तक कुल 5 पीढ़ियाँ हैं, जिसमें आपकी पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है और चतुर्थ पीढ़ी है और पंचम पीढ़ी है। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक हमारे कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं और इन 5 पीढ़ियों को कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज़ और उसके टेक्नोलॉजी के आधार पर ही इनको अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं, इसमें से पहली पीढ़ी क्या है, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और चौथी और पांचवी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब एक एक इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पीढ़ी का, तो पहले पीढ़ी का जो कंप्यूटर था बाबू, इसका जो समय था, तो ये इसका समय 1942 से लेकर के 1954 तक। अगर देखा जाए 1942 से लेकर के 1954 के बीच आने वाले जितने भी आपके कंप्यूटर थे, इन सभी कंप्यूटर को प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर को माना गया। जिसमें हमने आपको हिस्ट्री ऑफ, जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हिस्ट्री ऑफ हमने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था। और उस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने चर्चा आपसे किया था इनेक का। किसका चर्चा किया था? इनेक का, ENIAC, ठीक है। और इस इनेक को हमने बताया था कि इसकी जो खोज हुई थी वो 1946 ईस्वी में JP एकर्ट, इस पर ज़्यादा चर्चा ना करके JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा हुआ था। तो JP एकर्ट एंड जॉन मुचली ने क्या किया? इनेक की खोज किया। अगर हम ये चर्चा कर लेंगे एडवेक की, तो एडवेक की खोज 1950 ईस्वी में किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो कहने का मतलब जो हम लोग अभी हिस्ट्री पढ़ के आगे गए हैं, उन्हीं हिस्ट्रीज में से ही कुछ कंप्यूटर्स को क्या किया गया था, उस समय दौर के ले लिया गया था। जैसे यहाँ से इसकी जो डेटिंग है ये 1942 से लेकर के 1954। और यही आपको बताया था मैंने कि इनेक ही आपका पहला कंप्यूटर था। इनेक ही आपका पहला कंप्यूटर था या पहला कैलकुलेटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। तो अब हम लोग चलते हैं जनरेशन के बारे में देखते हैं। तो पहली जो जनरेशन आपकी थी, ठीक है, उस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था बाबू? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब अगर हम इस वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब को और हिंदी में क्योंकि देखिए कभी कभी पेपर्स में क्या होता है, शुद्ध हिंदी दे देता है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं PCL का जो AE का एग्जाम होता है या TGT का एग्जाम होता है, उसमें शुद्ध हिंदी दे देता है। तो इसकी हिंदी की अगर बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं निर्वात वाल्व। क्या बोलते हैं? निर्वात वाल्व। तो इस वैक्यूम ट्यूब की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था, ठीक है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसे हुआ करता था, तो हमने इनेक में इसकी चर्चा किया था कि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता था। तो बस हम समझ लीजिए कि जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होता था ये पूरे एक कमरे के बराबर हुआ करता था,
ठीक है, पूरे एक कमरे के बराबर हुआ करता था, जिसमें मैंने आपको बताया था 12,000 वैक्यूम ट्यूब, 6,000 डायोड, 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 15,000 आपको रिले, ये सब जो लगे होते थे ये किस में लगे होते थे, तो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में लगे होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, और इस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने से आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है वो अत्यधिक ऊष्मा लेता है। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब हजारों की मतलब संख्या में इसको जब लगा दिया गया तो ये क्या करते थे, ऊष्मा उत्पन्न करते थे, और उस ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण हम लोग पहले जनरेशन के कंप्यूटर में एयर कंडीशन अर्थात आप कह सकते हैं कूलर का प्रयोग किए, ठीक है, जिससे उस कमरे को उस कंप्यूटर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, चलिए तो जान लेते हैं वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पर बात आती है कि वैक्यूम ट्यूब बना किसका था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बना किसका था, इसका खोज कब हुआ, किसने किया, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब, तो सबसे पहले आप समझिए कि जो वैक्यूम ट्यूब आपका था बाबू, ये आपका कमजोर ग्लास का बना था। किसका बना था, कमजोर ग्लास का बना था। ठीक है, अर्थात कांच का बना था। ठीक है, किसका बना था, कमजोर ग्लास का अर्थात कांच का बना था। खोज की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, खोज की, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको दो डेट मिलेंगे, दो वैज्ञानिक मिलेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी क्लियर कर देता हूं। अगर देखा जाएगा 1904 में, तो 1904 में इसकी खोज एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था, किसका, 1904 ईस्वी में इस वैक्यूम ट्यूब का। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी, उस त्रुटि को दूर करके 1906 ईस्वी में लीडे फॉरेस्ट ने, किसने बाबू, लीडे फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब की खोज 1906 ईस्वी में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखा कि वैक्यूम ट्यूब किसकी बनी थी, तो आप कहेंगे कमजोर ग्लास ब्रेकेबल ग्लास, खोज किसने किया, 1904 ईस्वी में एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, जबकि 1906 ईस्वी में लीडे फॉरेस्ट ने क्या किया, इस वैक्यूम ट्यूब का खोज किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वैक्यूम ट्यूब। अब हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड क्या थी। तो ध्यान रखिएगा उस जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी। क्या थी, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी, अर्थात बहुत ही कम उसकी प्रोसेसिंग थी। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें तो देखेंगे उसकी स्पीड मापी किस में जाती थी। तो ध्यान रखिएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी। किस में मापी जाती थी, माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर देखा गया कि उसमें फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो भाषा किस प्रकार का प्रयोग करता था। ठीक है, तो भाषा के रूप में अगर हम देखें तो मशीनी भाषा, किस भाषा का प्रयोग करता था, मशीनी भाषा का। और उस मशीनी भाषा को क्या कहते हैं, तो उस मशीनी भाषा को हम बाइनरी नंबर कहते हैं, अर्थात 0 और 1 कहते हैं। मशीनी भाषा को क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर, और क्या कहते हैं इनको हम 0 और 1। जहां हमने आपको बताया था कि 0 मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन के आधार पर, और 1 का मतलब हो जाएगा ट्रू। अगर आप टेक्निकल के आधार पर देखेंगे तो 0 का मतलब होगा लो और 1 का मतलब हो जाएगा हाई। अगर आप करंट के रूप में देखेंगे तो 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब क्या हो जाता है, ऑन। तो ये दो ही कंडीशंस आपकी होती हैं, और ये जो दो कंडीशन आपकी होती है इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बिट। क्या कहेंगे, बिट। बिट का मतलब ही होता है बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब ही होता है बाइनरी डिजिट, और उस बाइनरी डिजिट में या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपका जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था वो कौन से लैंग्वेज का प्रयोग करता था, तो वह जो लैंग्वेज आपका था वो मशीन भाषा थी। क्या थी बाबू, मशीन भाषा थी। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो अब बात आती है डेटा स्टोर करने की, क्योंकि उस समय डेटा इनपुट भी होता था। ठीक है, डेटा प्रोसेस भी होता था। तो अगर हम देखें मेमोरी के रूप में, तो मेमोरी के रूप में जब डेटा को इनपुट किया जाता था तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, पंच कार्ड का प्रयोग करते थे डेटा को इनपुट। अब हमने बताया था आपको पंच कार्ड क्या होता था, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पंच कार्ड एक आपका डिवाइस था जिसकी खोज हरमन होल्डर्थ ने किया था। हरमन
होलरथ ने किया था। ठीक है, तो इस पंचकार्ड की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलरथ ने किया था। तो इनपुट के रूप में पंचकार्ड का प्रयोग, पेपर टेप का प्रयोग और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। किस पीढ़ी में? तो आप कहेंगे किस पीढ़ी में? तो आप कहेंगे प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो उसको अगर देखा जाए तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आपका पहला क्या हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा इनेक, दूसरा क्या हो जाएगा? एडवेक, तीसरा क्या हो जाएगा? यूनिवैक फर्स्ट, चौथा क्या हो जाएगा? IBM 370 और फिर यहाँ पर हो जाएगा IBM 650। यहाँ पर फिर मैंने बताया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होगा। मैंने इसकी पहले वाली क्लास में बताया था, लेकिन आज यहाँ पर भी जान लीजिए कि IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमने आपको बताया था कि जो टैबलेटिंग डॉटको नामक कंपनी 1896 में बनी थी, यही जाकर के 1924 ईस्वी में IBM बन गया था। तो ये जो आपका IBM सीरीज के, तो IBM 370 और IBM 650, IBM 370 और IBM 650 यह भी आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा प्रथम पीढ़ी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के बाद हमारा आगे आता है द्वितीय पीढ़ी। क्या आता बाबू? द्वितीय पीढ़ी। अब द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें तो द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक चली थी? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय पीढ़ी में 1955 से लेकर के 1964 के बीच आई हुई टेक्नोलॉजीज, आए हुए कंप्यूटर्स का उपयोग हम लोग इस पीढ़ी के अंतर्गत किए और उन्हीं के बारे में हम लोग अब क्या करेंगे? चर्चा। तो अब जब दूसरी पीढ़ी हमारी आई तो दूसरी पीढ़ी में हुआ क्या कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। वहां पर प्रयोग किसको किया गया? तो आप कहेंगे बाबू ट्रांजिस्टर को प्रयोग किया गया। किसे प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर को। किसे प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर को। और इस ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर आया, इससे आपके कंप्यूटर की जो साइज है या आपके कंप्यूटर की जो ऊष्मा है वो भी कम होने लगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या हो गई? वो भी बढ़ गई। तो इस ट्रांजिस्टर के प्रयोग से, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर के प्रयोग से, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में जो जो आपकी कमियां थी उसको क्या किया गया? सुधारा गया। कमी क्या थी? हीट ज्यादा करता था, हीट कम करने लगा। ठीक है, स्पीड कम थी, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की खोज। अब यहां पर बात करें कि ट्रांजिस्टर किस धातु का बना था। ठीक है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर था ये किस धातु का बना था बाबू? तो एक लाइन में समझेंगे कि जो आपका ये ट्रांजिस्टर था, ये जो आपका ट्रांजिस्टर था ये किस धातु का था? तो आप कहेंगे अर्धचालक पदार्थ। आप कहेंगे अर्धचालक पदार्थ। अब ये जो अर्धचालक पदार्थ अर्थात आप इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर, ये किसका बना था? तो आप कहेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम का। किसका बना था? सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ठीक है, तो आप समझेंगे यह ट्रांजिस्टर किस धातु का बना था। तो ट्रांजिस्टर आपका जो था ये आपका किसका बना था बाबू? तो ये ट्रांजिस्टर आपका बना था किसका? तो आप कहेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ठीक है, अब बात आती है इस ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई, किसने खोज किया? तो ध्यान रखिएगा, इस ट्रांजिस्टर की खोज की बात करें तो मैंने एक आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में ट्रिक मैंने बताया था। ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है अयोध्या में। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ दोस्त? तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। कब हुआ? 1947 में। ठीक है, तो आपकी इस ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई ये सन 1947 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1947 में हुई थी। 15 अगस्त 1947 में आपकी ये ट्रांजिस्टर की खोज हुई। किसने किया? तो आप कहेंगे 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे?
तीन वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आप कहेंगे जॉन वार्डिन। क्या नाम था? जॉन वार्डिन। दूसरे का नाम क्या था? तो आप कहेंगे विलियम शाक्ले। विलियम शाक्ले। तीसरे कौन थे? तो आप कहेंगे वाल्टर ब्रेटन। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया? इस ट्रांजिस्टर डिवाइस का क्या कर दिया? खोज कर दिया। अब जहां पर अगर हम बात करें, वार्डिन साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं। तो अब द्वितीय पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का, पेपर में अब क्या आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, तीसरे जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। तो सिंपल सी भाषा को आप याद करिए कि पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर। अब देखिए बात आती है स्पीड की। तो पहले पीढ़ी में आपका माइक्रो सेकेंड था। पहली पीढ़ी में क्या था? आपका माइक्रो सेकेंड था। और दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया? असेंबली। क्या हो गया बाबू? दूसरी पीढ़ी में क्या हो गया? मिली सेकेंड। तो पहले में आपका माइक्रो, दूसरे में क्या हो गया? मिली सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या हुई? थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ गया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भाषा के रूप में। तो यहां पर असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया? असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, किसमें भाषा का प्रयोग किया गया? तो आप कहेंगे द्वितीय पीढ़ी में। तो द्वितीय पीढ़ी में जो भाषा का प्रयोग किया गया अर्थात असेंबली भाषा का जो प्रयोग किया गया, ये असेंबली भाषा जो आपकी होती थी, ठीक है, ये निमोनिक कोड पर आधारित होती थी। अगर इसकी हम बात करें खोज की, तो इस असेंबली भाषा की खोज 1952 ईस्वी में ग्रेस हूपर ने किया था। किसने किया था? 1952 ईस्वी में ग्रेस हूपर ने किया था। और इस द्वितीय पीढ़ी की जो प्रमुख भाषा थी वो क्या थी बाबू? आपका असेंबली लैंग्वेज था। क्या था? आपका असेंबली लैंग्वेज था। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें तो इसमें कुछ आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं भी आई थी। उच्च स्तरीय भाषाएं में अगर देखा जाए तो पहली भाषा आपकी क्या थी? फॉरट्रॉन। क्या था आपका? फॉरट्रॉन। और दूसरी भाषा क्या थी आपकी? कोबोल। तो यहाँ पर अभी हम लोग भाषा के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम देखें उच्च स्तरीय भाषा में, तो भाषा आपकी क्या थी? फॉरट्रॉन। अब फॉरट्रॉन आपका जो भाषा था, कभी कभी इसका बाबू क्या पूछ लेता है? फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी की भाषा की बात करें तो वो होता है आपका कोबोल। क्या होता है? कोबोल। तो अगर हम कोबोल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपका कोबोल का क्या होता है? फुल फॉर्म हो जाता है। ऐसे आपका एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आपके थे उसमें असेंबली भाषा, कुछ उच्च स्तरीय भाषा फॉरट्रॉन, कोबोल और एल्गोल का प्रयोग किया गया। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अगर जो थे उसकी अगर हम चर्चा कर लें बाबू, तो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आपका था, वो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवैक 1108 और हनीबेल 400 कंप्यूटर था। कौन सा था बाबू? हनीबेल। क्या नाम था इसका? हनीबेल 400। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, मैं आपको बता दूं कि आप लोग कॉपी और पेन जरूर उठा करके एक एक पॉइंट नोट करिएगा। हर एक एग्जाम में जहां पर भी अगर 5 क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का, तो वहां से जनरेशन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जहां पे आपकी क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी वहां पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दे करके जाएगा। ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पीढ़ी हो गया, दूसरा पीढ़ी हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अर्थात अगली पीढ़ी की तरफ। तो वह पीढ़ी हमारी क्या थी बाबू? तृतीय पीढ़ी। क्या थी?
तृतीय पीढ़ी या इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन आपकी 1965 से लेकर के 1971 तक चली। कहाँ तक चली? 1965 से लेकर के 1971 तक चली। और इस जनरेशन में इस ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया गया, उस ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया गया और नई टेक्नोलॉजी आपकी आ गई आईसी। क्या आ गई? नई टेक्नोलॉजी आपकी आ गई आईसी। आईसी, जहां आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका होता है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? तो उसे कहते हैं एकीकृत परिपथ। क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ। क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ कहते हैं। और यह जो आईसी आपकी थी, ये ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्योंकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था तो थर्ड में क्या आ गया? आईसी। अब आईसी की बात करें तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत परिपथ। ठीक है, अब बात करते हैं आईसी की खोज की। किसकी बात करते हैं? आईसी की खोज की। तो इस आईसी की खोज की अगर हम बात कर ले बाबू, तो इस आईसी की खोज, ठीक है, आईसी की, अच्छा पहले जानो आईसी किस धातु की बनी थी। ठीक है, तो चलो आईसी की खोज ही लिख लेते हैं पहले। तो आईसी की खोज सन 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक का नाम था जे.एस. किल्वी। क्या नाम था? जे.एस. किल्वी। जे.एस. किल्वी। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट नोई। क्या नाम था? रॉबर्ट नोई। ठीक है बाबू, रॉबर्ट नोई। तो ये दो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस आईसी का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। यह आईसी किसकी बनी थी? तो आप कहेंगे यह आईसी अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ अर्थात सेमीकंडक्टर मटेरियल किसका? तो आप कहेंगे सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन, या आप कहेंगे जर्मेनियम। किसका बना था? सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना था। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना था। और इस कंप्यूटर में जो आईसी का प्रयोग हुआ वो दो टेक्नोलॉजी की आईसीस थी आपकी। पहली टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वह था आपका एसएसआई। क्या था बाबू? एसएसआई। फुल फॉर्म इसका बहुत पूछता है, एसएसआई। और दूसरा आपका था एमएसआई। एसएसआई की बात करें तो ये था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और एमएसआई था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एसएसआई और एमएसआई, ये दो टेक्नोलॉजीज को आपको मिला करके इसका प्रयोग किया गया। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि एसएसआई और एमएसआई। चलिए आगे देखें तो इसमें देखिए अब आपका स्पीड में क्या हुआ? जैसे आईसी का प्रयोग हुआ, ठीक है, क्या हुआ? जैसे आईसी का प्रयोग हुआ तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई? बढ़ गई। अर्थात तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की स्पीड जो आपकी होती थी वो हम लोग नैनो सेकेंड में मापते थे। किस में मापते थे? नैनो सेकेंड में मापते थे। किस में मापते थे बाबू? नैनो सेकेंड में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा का जो प्रयोग किया गया, अर्थात उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा का जो प्रयोग किया गया, वो आपकी पहली भाषा थी आपकी बेसिक। क्या भाषा थी आपकी? बेसिक। बेसिक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या होता है? आप कहेंगे बिगिनर्स, आप कहेंगे बिगिनर्स, ठीक है, आप कहेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स क्या होगा? अब बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो क्या हो जाएगा? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड।
और दूसरी की अगर हम बात कर लें तो दूसरा जो लैंग्वेज आपका था कोबोल था बाबू। क्या था? कोबोल। और कोबोल की अगर हम बात करें तो कोबोल का फुल फॉर्म हो जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल की अगर बात करें तो पास्कल भी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। देखिए हमने आपको पहले दिन क्लास में चर्चा किया था जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा था कि पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है। इस भाषा का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि पास्कल भाषा का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर हुआ। जबकि मैं बताता हूं कि पास्कल की खोज निकोलस वर्थ ने किया था। पास्कल की खोज किसने किया था? निकोलस वर्थ ने किया था। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि पास्कल भाषा का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। फिर यहाँ पर देखिए फॉरट्रान भी आया था तीसरी पीढ़ी में। सी लैंग्वेज आया था, C++ आया था। लैंग्वेज सी की बात करें तो लैंग्वेज सी की खोज अमेरिका के टीसीवेल नामक लेबोरेटरीज में 1972 ईस्वी में डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। C++ की खोज बाजार ने स्ट्रोस्टप ने किया था। किसने किया था? बाजार ने स्ट्रोस्टप ने किया था। किसने किया था बाबू? बाजार ने स्ट्रोस्टप ने C++ की खोज किया। सी की खोज डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। ध्यान दीजिएगा कब किया था? 1972 ईस्वी में किया था। ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ये किस प्रकृति की भाषा होती है? जैसे अभी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि कंपाइल्ड प्रकृति क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबली क्या होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला भाषा आपका था पर्ल और अगला भाषा था आपका एडा। ठीक है, एडा अभी एक आपका क्या है? लैंग्वेज है। फिर आपका आया क्या? जावा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं लैंग्वेजेस से संबंधित। आगे बढ़ते हैं तो ये इस जनरेशन में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे, हाँ एक थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर छूटी। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो याद आया कि जो पहली पीढ़ी के आपके थे उसमें किसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता था। दूसरी जनरेशन में आपको मिला दूसरी जनरेशन में आपको मिला बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन किसी किसी बुक्स में आपको बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा तीसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। कंप्यूटर की बात कर लें तो IBM 360 बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो IBM 360 सीरीज का जो कंप्यूटर होगा वो तीसरी पीढ़ी का होगा, थर्ड जनरेशन का होगा। बहुत बार पूछा हनीवेल 6000 सीरीज किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? थर्ड का होगा। IBM 370 ये भी बहुत पूछा है। IBM 360 IBM 370 ये दो कंप्यूटर आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि ये किस जनरेशन के हैं। IBM 168 TDC 316। तो इस तरह से ये आपके थर्ड पीढ़ी के क्या होते हैं? थर्ड जनरेशन के क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, अगली पीढ़ी आज ही कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज ही कवर कर लेते हैं। अगला आपका पीढ़ी जो होगा वो चतुर्थ पीढ़ी होगा। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी आपका 1972 से लेकर के 1989 तक चला। 1972 से लेकर के 1989 तक चला। और इस पीढ़ी में क्या हुआ? तो इस पीढ़ी में आपको बाबू आपको बता दें कि एक ऐसा आईसी बनाया गया, एक ऐसा आईसी बनाया गया जिससे हजारों आईसीज को क्या कर दिया गया? एक इकट्ठा कर दिया गया। जैसे हजारों आपके क्या थे? छोटे छोटे आईसीज थे, छोटे छोटे रजिस्टर थे, क्या थे? ट्रांजिस्टर थे, क्या थे? कैपेसिटर थे। इन सबको क्या किया गया? एक सीरीज में जोड़ करके एक ऐसे आईसी का निर्माण किया गया जिसे बाद में क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो अगर हम बात करें चतुर्थ पीढ़ी में तो इस चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था।
किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया तो आपके कंप्यूटर का आकार क्या हुआ बाबू? बहुत छोटा हो गया, अर्थात उसे हम आसानी से डेस्क पर रखने लगे। ठीक है, यहीं से आपके पीसी का भी निर्माण हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर का भी निर्माण हो जाता है। और इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए LSI और VLSI, अर्थात LSI का मतलब हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का मतलब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपके जो है दो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसे आईसी का निर्माण किया गया जिससे हजारों लाखों ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, छोटे छोटे आईसीस को इकट्ठा कर दिया गया और बना क्या दिया गया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये आपका चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने किया, कौन बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाई, इसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सन 1970 ईस्वी में 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर की खोज या माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. हॉफ ने किया था। किसने किया था? M.E. हॉफ ने किया था। और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी थी, पहला माइक्रो प्रोसेसर, पहला आप कह सकते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था बाबू इंटेल। क्या नाम था? इंटेल। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल था। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका बनकर रेडी हुआ वो था इंटेल 4004। क्या नाम था उसका? इंटेल 4004। थोड़ा सा और आगे बात करें तो अब देखिए कंप्यूटर आपका क्या हुआ बाबू? तो कंप्यूटर आपका छोटा हो गया। ठीक है, उसका आकार छोटा हुआ, उसकी स्पीड में क्या हुई भैया? बढ़ गई। अर्थात अब नैनो सेकेंड को रिप्लेस करके अब आपका कंप्यूटर पीको सेकेंड में मापा गया। अर्थात इनकी स्पीड को हम लोग पीको सेकेंड में मापे। और अगर हम बात कर लें तो इसमें मेमोरी के रूप में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क अर्थात मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा 4G लैंग्वेज है? तो जहां बाबू 3G आएगा, 4G आएगा। आप लोग मोबाइल में देखते हो कहीं भैया हमारा नेटवर्क कैसा पकड़ रहा, कहीं 4G पकड़ रहा, कैसा पकड़ रहा, कहीं 5G पकड़ रहा। तो ये 4G 3G क्या होता है? तो यहाँ से आप समझेंगे 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज आपकी है, एक लैंग्वेज आपकी आती है SQL। क्या आती है बाबू? SQL। इसका अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है बाबू, ये फोर्थ जनरेशन के लिए आता है। इसका प्रयोग डेटाबेस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेटाबेस के लिए किया जाता है। और अगला जो आपका 4G आपका लैंग्वेज है जिसका नाम है क्या? तो जिसका नाम बाबू पाइथन। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है लैंग्वेज पाइथन। तो पाइथन जो लैंग्वेज आपकी है ये भी आपका 4G लैंग्वेज है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज सन 1991 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में किसने किया था? तो आप कहेंगे गाइडो वैन। किसने किया था? गाइडो वैन रोसुम ने किया था। किसने किया था? गाइडो वैन रोसुम ने इस पाइथन लैंग्वेज की खोज किया था। ठीक है, जिसकी खोज 1991 ईस्वी में हुआ था। और यह भी आपका 4G लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? 4G लैंग्वेज है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अगर देखा जाए तो ये आपका विंडोज़ आपका आ गया 4 जनरेशन में MS DOS आपका आ गया।
अब बात कर लेते हैं एमएस डास। तो ध्यान दीजिएगा, एमएस डास थोड़ी सी चर्चा इसके करेंगे, कमांड के बारे में नहीं बात करेंगे, कमांड के लिए इसकी एक अलग से क्लास आपको हम देंगे। तो एमएस डास में अगर देखा जाए तो एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट और डास का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात यह एक सिंगल यूजर, CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अर्थात यह एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज़ जो आपका था, विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ जो आपका था बाबू, ये 1985 ईस्वी में इसका पहला वर्जन आया। विंडोज़ का 1985 में पहला वर्जन आया, और जब विंडोज़ आया तो GUI बेस्ड था, जहाँ पर GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और यहीं पर आपको मिल गया मैकओएस, मैक का मीन्स क्या हुआ? मैकिन्टोश, अर्थात यह मैकओएस एप्पल कंपनी का है। किसका है बाबू? एप्पल कंपनी का है। तथा और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाएं तो यही इसी फोर्थ जनरेशन में नेटवर्क के क्षेत्र की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नेटवर्क की क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क की शुरुआत की गई, जहां लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसकी अगर रेंज देखें तो 1 से लेकर के 10 km तक होती है, और वैन का क्या होता है? ऑल वर्ल्ड होता है। क्या होता है? ऑल वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन के बाबू जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली जनरेशन हमारी होती है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात कर लें तो फिफ्थ जनरेशन आपकी 1990 से लेकर के अपटिल का मतलब होगा भैया अब तक, या आज तक, या अभी तक, या वर्तमान तक आपकी 5वीं पीढ़ी है। और इस पीढ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी आई वो आपका इसी VLSI का मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कैसा टेक्नोलॉजी? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कौन सा? तो आप कहेंगे ULSI और क्या कहेंगे? SLSI। जहां ULSI की फुल फॉर्म की बात करें बाबू तो अल्ट्रा लार्ज। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका हो जाएगा तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से निर्मित चिप का निर्माण किया, जिसे कहा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या इसे कहा गया AI। क्या कहा गया? AI का मीन्स हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो AI आपका होता है ये 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। किसको करेगा? 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का सपोर्ट करेगा। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो इसमें हर प्रकार के, अर्थात ऑल हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग इस जनरेशन के कंप्यूटर में किए जाते हैं, ठीक है। इस जनरेशन के अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो पहला आपका आ जाएगा क्या बाबू? डेस्कटॉप। क्या आ जाएगा? डेस्कटॉप। और इसी डेस्कटॉप को हम लोग कहते क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, PC कहते हैं, जहाँ PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। और दूसरा आपका क्या है? लैपटॉप के बाद नोटबुक के बाद क्रोमबुक, क्रेटू। अब बात करते हैं ये क्रेटू क्या था, तो आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आज बात आ गई तो बता देते हैं। ये क्रे आपका क्या है? तो बाबू ये आपका सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये बाबू? सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि आगे चर्चा हम लोग करेंगे कंप्यूटर के भेद का, कंप्यूटर के प्रकार का। तो ये क्रे जो आपका था ये सुपर कंप्यूटर है। इसकी खोज कहाँ हुई थी? तो इसकी खोज अमेरिका के
क्रे रिसर्च सेंटर में हुई थी। क्रे रिसर्च सेंटर में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे इसके संस्थापक साइमर क्रे थे। कौन थे बाबू? साइमर क्रे थे। ठीक है, तो ये विश्व का अगर देखा जाए पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपका क्रे-1 था। क्या था बाबू? क्रे-1 था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद आपका आ गया फुजित्सु। क्या आ गया? एक कंप्यूटर आपका था फ्यूजित्सु। ठीक है, फ्यूजित्सु ये आपका कंप्यूटर है। फिर आपका हिटाची। क्या है आपका बाबू? हिटाची। फिर आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जनरेशन क्या होता है? खत्म होता है। लेकिन खत्म होते होते हम आपको एक पॉइंट बढ़िया सा बता के चल रहे हैं कि अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, या आपसे पूछे कि एआई के जनक कौन हैं? एआई के जनक कौन हैं? तो आप क्या बताएंगे बाबू? एआई के जनक, या पूछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन हैं? तो क्या बताएंगे? तो आंसर आपका होना चाहिए जॉन क्या बाबू? जॉन मैकार्थी। क्या हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो आज आई होप मुझे ऐसा लग रहा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को और भी शेयर करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, रील भगा करके मत देखिएगा। ठीक है, कि जल्दी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, मजा आएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, ये जनरेशन यहीं पे आपकी क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। लेकिन चलते चलते हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थंबनेल बटन पर प्रेस करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।